और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट की, जिसकी लगातार जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बता दें एनसीबी पूरी तरह से एक्शन में है। ड्रग केस को लेकर एनसीबी की जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना कल मुंबई पहुंच चुके थे और अब जानकारी यह है कि अस्थाना ने एसआईटी टीम के साथ की रिव्यू मीटिंग की है। एनसीबी की रडार पर अब कई बड़े नाम भी शामिल हैं। बताते चले दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। पूछताछ में और भी कई बातें सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी इन तीनों ही अभिनेत्रियों के मोबाइल फोन्स एनसीबी के ही पास हैं। बॉलीवुड की ड्रग मंडली पर बड़े एक्शन की तैयारी में एनसीबी। ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की जांच तेज। एनसीबी चीफ ने एसआईटी टीम के साथ की रिव्यू मीटिंग। क्या एनसीबी के रडार पर है बॉलीवुड के कई और बड़े नाम? बॉलीवुड की ड्रग मंडली से पर्दा उठाने वाली एनसीबी पूरी तरह एक्शन में है। ड्रग्स केस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना रविवार को खुद मुंबई पहुंच गए। राकेश अस्थाना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एसआईटी टीम के साथ घंटों रिव्यू मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में केस के डेवलपमेंट को लेकर बात हुई। इसके अलावा मीटिंग में साल 2019 में करण जौहर की पार्टी को लेकर भी चर्चा हुई। आगे के एक्शन प्लान को लेकर भी मीटिंग में बात हुई। माना जा रहा है कि बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट में एनसीबी और बड़े लेवल पर एक्शन की तैयारी में है। इस बात का अंदेशा इसीलिए और बढ़ जाता है क्योंकि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के जो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, उनसे एनसीबी को बड़ी जानकारी हाथ लग सकती है। यानी ड्रग्स केस में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। वही मोबाइल फोन जिसने सबसे पहले रिया और शौविक के ड्रग सिंडिकेट का राज खोला, वही मोबाइल जिसकी व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका की मुश्किलें बढ़ी। बता दें कि शनिवार को एनसीबी ने ड्रग्स केस में दीपिका से कुल 6 घंटे, सारा अली खान से करीब 5 घंटे और श्रद्धा कपूर से 6 घंटे लंबी पूछताछ की थी। हालांकि सूत्रों की माने तो इनसे बातचीत में बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया। तीनों ने ही ड्रग्स चैट की बात तो कबूली, लेकिन खुद को बेदाग भी बताया था। माना जा रहा है कि एनसीबी ने इन तीनों को अभी क्लीन चिट नहीं दी है। एनसीबी इनसे आगे फिर पूछताछ कर सकती है। जाहिर है इस खेल में अगला नंबर किसका आने वाला है, ये एनसीबी के अलावा शायद कोई नहीं जानता। लेकिन बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब तक इस मामले में 35 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। वहीं करीब 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर ड्रग केस में शनिवार को हिरासत में लिए गए करण जौहर के करीबी और धर्मा प्रोडक्शंस के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को कोर्ट ने 6 दिनों के लिए एनसीबी की रिमांड में भेज दिया है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक क्षितिज रवि प्रसाद के घर पर छापे के दौरान ड्रग्स मिला था। जाहिर है बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की धीरे धीरे पूरी कुंडली खुल रही है। सूत्रों की माने तो ड्रग्स के इस खेल में कई बड़े किरदारों की एंट्री अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें तो बढ़ना तय हैं, क्योंकि अभी जांच और भी ज्यादा तेज होने वाली है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रुमान उल्ला खान मौजूद हैं, पंकज मिश्रा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। रुमान, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। आप जरा ये बताइए कि आज किस तरह से अपडेट्स रहने वाली है, क्योंकि अस्थाना पहुंच चुके हैं मुंबई। वहां पर एसआईटी टीम के साथ में उन्होंने रिव्यू मीटिंग भी की, यानी ये कहा जाए कि कई और बड़े चेहरे हैं उनके रडार पर।
देखिए बिल्कुल राकेश थाना जो डीजी हैं वो पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने मुंबई टीम समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली एसआईटी टीम थी उनके साथ में रिव्यू मीटिंग की है। अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है इस बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट उनको सौंप दी गई है। और इस रिपोर्ट में जो सूत्र बता रहे हैं कि कई और बड़े नामों का भी जिक्र है जिनका आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई है, उनकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल भेजी है और इसमें सीधे तौर पर बताया गया है डीजी को कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, इनके खिलाफ पुख्ता एविडेंसेस हैं और उसके आधार पर इन्होंने कई चीज़ों में झूठ बोला है या फिर बातों को गोलमोल घुमाया है। ऐसे में इनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं उनको और पुख्ता तौर पर कलेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन ऐसे सितारे हैं बॉलीवुड के जिनको इन अभिनेत्रियों की पूछताछ के बाद बुलाया जा सकता है संबंध के। बिल्कुल, यानी कि कहा जाए कि ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं पंकज, और आज भी ये कहा जाए सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए आज भी सवाल जवाब का दौर जो है वो जारी रहेगा। अब तक इस पूरे मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी बाहर हैं। आपको बता दें कि जो एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज किया है। पहला एफआईआर जो है वो रिया चक्रवर्ती के मामले में दर्ज किया गया है। उसी मामले में जब पहला चैट सामने आया था तब रकुल प्रीत का नाम सामने आया था, रिया चक्रवर्ती ने भी रकुल प्रीत का नाम लिया था। फिर उसके बाद बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस पनप रहा है, फैला हुआ है, उस पर काबू पाने के लिए एक और एफआईआर दर्ज हुआ जो है 16/20। अब दूसरे एफआईआर में जो है वो बॉलीवुड के तमाम वो लोग जो ड्रग्स के मामले में जुड़े हुए हैं, जिस पूरे मामले में अब तक कई सारे ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुंबई में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम है ये जो तमाम अभिनेता हैं इनके खिलाफ सबूत मिलना। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के साथ पूछताछ जरूर हुई, लेकिन इनके खिलाफ अब तक ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं मिली है जिससे इन्हें सीधे सीधे गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि ये बड़े नाम है, ऐसे में एनसीबी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, पहले ठोस सबूत अपने पास रख लेना चाहती है और इसी वजह से इनके मोबाइल फोन को अब जब्त कर लिया गया है। इनके मोबाइल फोन की अब क्लोनिंग की जाएगी। जब क्लोनिंग होगी तो ना सिर्फ मोबाइल में जो डेटा है वो मिलेंगे, साथ ही जो डेटा डिलीट हो चुके हैं उसे भी बरामद किए जाएंगे। यानी कि मोबाइल फोन एक बार फिर से इन अभिनेत्रियों के जो भी रहस्य है ड्रग्स पेडलिंग को लेकर, जो भी इन्होंने डिलीट कर दिया है, वो सारे राज खुलेंगे और उनके नाम भी सामने आएंगे जो अब तक छिपे बैठे हैं। बॉलीवुड के और भी बड़े नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, यही कहा भी जा सकता है कि यही वजह है कि कई सितारे, बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब ये जो 3 मोबाइल हैं, चाहे बात दीपिका की हो, सारा की हो या फिर श्रद्धा की हो, ये कई राज उगलने वाले हैं। लेकिन अगर बात हम दीपिका के मोबाइल की करें तो दीपिका के मोबाइल में क्या क्या है, आखिर ऐसे कौन से ड्रग्स गैंग से जुड़े हुए सबूत हैं, जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण का जो मोबाइल है वो भी एनसीबी के पास में ही है, एनसीबी ने जब्त किया है और इस मोबाइल से उम्मीद की जा रही है ड्रग्स गैंग से जुड़े कई बड़े सबूत मिल सकते हैं, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, अभी भी कई नाम दीपिका के इस मोबाइल के जरिए सामने आ चुके हैं जो एनसीबी के रडार पर है। इसके अलावा एनसीबी की रडार पर 30 बड़े नाम शामिल हैं। यकीन मानिए जब ये नाम सामने आएंगे, जब खुलासे होंगे तो बहुत चौंक जाएंगे आप भी, क्योंकि जो ड्रग्स वाली ग्रुप चैट है उसमें भी कई बातें ऐसी सामने आई हैं दीपिका के मोबाइल में जो चौंकाती हैं। दीपिका ड्रग्स ग्रुप की एडमिन थी, ये बात भी सामने आई है। इसके अलावा बॉलीवुड के ड्रग पैडलर्स के नाम भी दीपिका का मोबाइल उगल रहा है और भी कई ऐसे खुलासे हैं जो दीपिका के मोबाइल से हो रहे हैं। खास तौर से जनरली कई बार किया जाता है, सेफ्टी के लिए कई लोग मोबाइल से मैसेजेस डिलीट कर देते हैं ताकि वो आगे किसी को पता ना चले, लेकिन तकनीक और एनसीबी उन मोबाइल, उन डिलीटेड मैसेजेस को रिट्रीव करेगी और रिट्रीव किए भी जा रहे हैं। चैट्स में ड्रग्स पार्टी की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि जिस कोको पार्टी का जिक्र किया जा रहा था, अगर बात हम करें खासतौर से करण जौहर की, तो करण जौहर लगातार मना कर रहे थे, लेकिन जिसमें हैश का जिक्र किया गया, जिस चैट में हैश का जिक्र किया गया, यही दीपिका की हथकड़ी बनेगी। हैश वाले सवाल पर दीपिका चुप रही जब एनसीबी ने उनसे सवाल पूछा। दरअसल
चैट में हैश मंगवाने की बात दीपिका की तरफ से कही गई थी। उनकी मैनेजर करिश्मा से वो चैट कर रही थी। चैट में दीपिका ने हैश की मांग की थी, हैश मांगी थी और यही दीपिका की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आती है। मैनेजर से चैट में हैश की बात दीपिका पादुकोण की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा हैश चाहिए। उन्होंने पहले कहा था माल है क्या, और चैट में हैश का मतलब हशीश था। ये सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, अगर हशीश लेने की बात सही साबित होती है तो दीपिका को 1 साल तक की सजा हो सकती है और हालांकि माफी मांगकर छूट भी सकती है, मुश्किल कम हो सकती है, लेकिन ड्रग सिंडिकेट साबित हो जाता है तो दीपिका का जेल जाना पूरी तरह से तय है। और ड्रग्स बेचने के केस में भी कड़ी सजा का प्रावधान है। जरा समझिए कि कितनी मुश्किलें दीपिका पादुकोण हीरोइन नंबर 1 की बढ़ सकती हैं। अगर ड्रग्स वाली बात सही साबित होती है तो दीपिका चारों तरफ से गिरती हुई नजर आती है। माल वाली बात जो थी, माल है क्या, ये चैट दीपिका ने की थी। माल पर ना बोलकर कहीं ना कहीं दीपिका फंस गई है। ड्रग्स लेने की बात से दीपिका ने इनकार कर दिया और कबूल अगर वो कर लेती तो शायद दीपिका बच सकती थी। लेकिन जब एनसीबी ने उनसे पूछा कि आपने माल है क्या वाली बात जो पूछी उसका क्या मतलब है, तो दीपिका ने सिरे से नकार दिया। कोर्ट से माफी मिल सकती थी अगर दीपिका उस समय ये बात मान लेती। और अब ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी दीपिका पर पूरी तरह से संभव है क्योंकि दीपिका अब जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ड्रग्स बेचने का आरोप भी दीपिका पर लग सकता है। यानी दीपिका अगर उस समय मान लेती तो शायद मुश्किल उनकी कम हो सकती थी और अब तो 10 साल तक की सजा दीपिका पादुकोण को हो सकती है। अगर माल बेचने वाली बात भी अगर सामने आती है तो ये कहा जाए कि कुल मिलाकर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि दीपिका बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही पूछताछ में। हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के संगीन आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। पायल ने एक बार फिर से अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। पायल का ये कहना है कि अगर अनुराग पर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट का रुख करेंगी और न्याय नहीं मिलने पर वो भूख हड़ताल भी करेंगी। इंसाफ के लिए एक बार फिर से पायल वर्सोवा थाने पहुंची थी लेकिन उन्हें वहां से फिर से निराश होकर ही वापस लौटना पड़ा। आज पायल आरपीआई नेता रामदास अठावले से भी मुलाकात करने वाली है। बता दें अठावले ने पायल को पार्टी की तरफ से सुरक्षा देने की बात कही थी। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पंकज, आप पायल घोष के केस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर कहां ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि पुलिस अभी तक अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुला तक नहीं पा रही है। देखिए 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ था, आज 7 दिन हो चुके हैं। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कह सकते हैं कोई कार्रवाई नहीं की है। 2 बार पायल घोष जो है वर्सोवा पुलिस स्टेशन जा चुकी है। कल न्यूज़ नेशन की गाड़ी में बैठकर हमारे साथ वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन गई थी, अपनी पूरी आप बीती सुनाते हुए कि कैसे उन्हें परेशानी हो रही है। आपको याद होगा पायल घोष का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बॉडी हैंग अवस्था मिले यानी लटकी हुई मिले तो आप उसे आत्महत्या मत समझना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पायल घोष डरी हुई है। उन्हें डर इस बात का है कि कोई उनकी हत्या कर सकता है। इतनी ज़्यादा डरी होने के बावजूद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने अनुराग कश्यप के सामने आकर खुलकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत दिखाई। न्यूज़ नेशन लगातार उनके साथ खड़ा है लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस की कानों में जू नहीं रेंग रहा है। अब तक मुंबई पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में ना तो अनुराग कश्यप को उन्होंने बुलाया है ना अनुराग कश्यप से पूछताछ की है, तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे ये साफ होता है कि मुंबई पुलिस भयंकर दबाव में है और कहीं ना कहीं पायल घोष को रोकने की कोशिश हो रही थी शुरू से ही। पहले ओशिवारा पुलिस स्टेशन में उनका एफआईआर नहीं लिया गया, ये कहा गया कि जुडिशियल दूसरा है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में फाइनली जब एफआईआर हुआ उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि अनुराग कश्यप जो है उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कहां तक पहुंच है? तो उनकी पहुंच महाराष्ट्र सरकार तक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से पायल घोष आज अकेली हो गई है। लेकिन पायल घोष अकेली नहीं है क्योंकि हम लगातार उनके केस को फॉलो कर रहे हैं और जब तक पायल घोष को न्याय नहीं मिल जाता न्यूज़ नेशन उनके साथ है।
लेकिन पंकज सवाल यही है कि क्या पहुंच ज्यादा बड़ी हो गई है और न्याय कम होता जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 6 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है एफआईआर को, लेकिन अभी तक जिस शख्स पर आरोप लगे उसे पुलिस ने बुलाया तक नहीं। आप दोनों ही नजर बनाए रखें, रुमान और पंकज, आप दोनों का ही शुक्रिया। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिर अनुराग कश्यप को बचा कौन रहा है? आखिर कौन है वो जिसने मुंबई पुलिस के हाथ बांध रखे हैं? पहले तो मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती रही, लेकिन पायल ने हार नहीं मानी और आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी, वो भी गंभीर धाराओं में। आइए जरा आपको बताते हैं अनुराग कश्यप पर किन धाराओं में मामले दर्ज है। दरअसल अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगे उसमें रेप का आरोप है, यानी धारा 376 जो रेप का आरोप है उसमें 5 से 10 साल तक की जेल जाने का प्रावधान है। और इसके अलावा जो आरोप लगे हैं अनुराग कश्यप पर वो छेड़खानी का है। धारा 354 के तहत, ये धारा के तहत मामला दर्ज होता है जिसमें 2 साल की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा जो आरोप लगा है वो बंदी बनाने का भी है, 342 का, इसमें भी 1 से 2 साल तक जेल हो सकते हैं अनुराग कश्यप को। और 341 गलत तरीके से रोकना, 1 महीने की जेल, यानी कि 1 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान इन धाराओं के तहत है। और अगर अनुराग कश्यप पर आरोप तय हो जाते हैं, आरोप साबित हो जाते हैं, तो 1 महीने से 10 साल तक की सजा अनुराग कश्यप को भोगनी पड़ सकती है। लेकिन वो होगा तो तब जब पूछताछ के लिए अनुराग कश्यप को बुलाया जाएगा। अभी पुलिस ही कोई एक्शन मोड में नजर नहीं आती। यहाँ पर रुकने कुछ ही पलों के लिए।